अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक भरपूर जवाब आया। साथ ही साथ बानी पीटीआई जो हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी जो मुस्तरद कर दी गई है और उनकी 7 साल की सज़ा जो है उसको बरकरार रखा गया है। इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, जनाब सलमान गनी साहब और जनाब सहेब मरगूब साहब। तीनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। जनाब सईद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से एक करारदाद पास हुई उसके जवाब में आज हमारे नायब वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक डार साहब उन्होंने कहा जी हम इसके मुकाबले पर हम भी अपनी एक करारदाद जो है वो लेकर आएंगे। यानी जो करारदाद वहां पर पास हुई है उसके मुकाबले पर करारदाद लाई जा रही है। सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये जो असल में कल जब करारदाद आई है ना वो अवामी ऐवान नुमाइंदगान से लोअर हाउस से, तो उसके बाद एक ख़ास जमात की तरफ से बड़े शादियाने बजाए गए और ये वही जमात है जो कह रहे थे एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। अब साइफर वाला इशू भी वही लेके आए। फिर वहाँ जो है ना अमेरिका में ख़ास तौर पे वहाँ लॉबिंग फर्में हायर की जा सकती हैं और इन्होंने की हुई हैं, डॉलरों में पेमेंट भी हो रही है। और दूसरी बात ये है वहाँ ये एक जो कांग्रेसमैन हैं उनको एक रायत है कि वो किसी भी जमात के लिए, किसी भी इशू के लिए, किसी भी मुल्क के लिए लॉबिंग खुद भी कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। ये वहाँ ये पाबंदी नहीं है इस तरह की, लेकिन वो बताना पड़ता है, रिकॉर्ड पे लाना पड़ता है। और फिर ये करारदाद जो मंजूर हुई बड़ी भारी तरीके से, मेरे ख्याल 7 वोट खिलाफ आए, बाकी सारे उनके फेवर में गए। ये भी देखना पड़ेगा कि ये करारदाद पेश करने वाले साहब कौन थे। नहीं वो तो चले एक मिनट। और दूसरा, इस करारदाद की कानूनी और आईनी हैसियत कुछ नहीं है। ये समझ लें कि ये एक कुछ लोगों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए उसके बाद की कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन जिस जमात ने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जिस जमात ने वहां पर ये सारी लॉबिंग की और उसका नतीजा है उसके नतीजे में करारदाद है। ये उस जमात को क्या मुहिब्बे वतन जमात कहा जा सकता है? ये इसी तरह में आ रहा था। ये जो जमात है आपकी जो खुशियां शादमाने मना रहे, ये तो कह रहे थे मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे जनाब। ये अब क्या ये मुदाखलत नहीं है, बज़ाहिर उस तरह रियासत जो हुकूमत है वहाँ की अमेरिका की, वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी पॉलिसी भी यही हो जो इस करारदाद में की गई। और दूसरा, अभी जो चाइना के वज़ीर होके गए हैं और बड़ा अहम दौरा था उनका, और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ से होके हैं, CPEC 2 और मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान में। मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं करता कि ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि कुछ एक हमारे हमसाए में बैठे हुए हैं, एक अमेरिका है, वो CPEC वाला जो इशू है। और फिर जो हमारे सागदार साहब ने तो आज कहा कि हम जवाबी करारदाद हैं, लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, एक दिन पहले उन्होंने जो बयान दे दिया था कि जनाब इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं ये तो वहाँ भी लगते रहे। अब जो मेरी अलगोर और बुश का जो वो मामला अदालत में चला गया था, 2 वोटों का, मेरे ख्याल 4 वोटों का कोई मसला था। फिर जब ये पिछले इलेक्शन में हिलरी और ट्रंप का मुकाबला था तो उस वक्त इल्ज़ाम लगाया गया था जनाब कोई हैकिंग शेकिंग और पता नहीं क्या इनडायरेक्ट चीज़ें हुई हैं। और फिर अब जो इलेक्शन हुआ है अभी तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो बाइडेन पे ट्रंप साहब। और फिर जो 2020 के इलेक्शन थे उसमें मुझे याद पड़ रहा है कि पहले ही घंटे में 300 शिकायत दर्ज करवाई गई थी, 300 शिकायत। और जो वो कह रहे हैं जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए या ये होना चाहिए, जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं ये क्या करते हैं? उनका यही काम है। हमारे अपने मुल्क का कानून है और उसके मुताबिक सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। और जिनको भी इतराज़ात है सलमान गनी साहब, वो इस वक्त ट्रिब्यूनल्स में हैं और वहाँ पर कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो अगेन वही है जो मैं चौधरी साहब से कह रहा था कि जो लोग अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क में जाकर बाकायदा लॉबिंग करें और रिकॉर्ड के ऊपर है, यानी इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने लॉबिंग नहीं की। फिर दूसरी बात यह है कि पहले उसी मुल्क के खिलाफ वो एक ऐसा हिजान पैदा करे और उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करें। इस 2 अमली को क्या नाम दिया जाए? देखिए भट्ट साहब, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
एक तो आपने अमेरिकी कांग्रेस की रेजोल्यूशन का जिक्र किया, एक उनकी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है जो अमेरिकी तर्जुमान देता है, जो आज दी है जी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर मज़ीद प्रेशर डालने के लिए कहा कि आप अपनी इंसानी हकूक़ की सूरत दुरुस्त करें। कह कौन रहा है? अमेरिका। वो अमेरिका जिसके गज़ा में जो इसराइल की पुश्तीबानी कर रहा है, उसके हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, और ये वो अमेरिकी इंतज़ामिया है जिसने जाके तल अबीब में कहा था कि हम इसराइल के पीछे खड़े हैं, हमारी ताकत और कुव्वत इसराइल के साथ है। अब बात ये कि अभी मेरे भाई ने जो कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी माशी सूरत हाल के हवाले से ये कहेंगे कि हम सी पैक और सी पैक की अपग्रेडिंग और चाइना से मुज़ाकरात और चाइना से मुआहदात और पाकिस्तान के अंदर एक फ़ज़ा तारी करेंगे, मुझे 2017 याद आ रहा है कि सेम यही सूरत हाल थी। सी पैक के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन लॉन्च की गई थी कि इस सी पैक की वजह से हम मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचेंगे, और उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई। और मैं वाहद आदमी था जो उस वक़्त भी कह रहा था कि ये सी पैक की लड़ाई है, ये दरअसल कोर्ट का केस नहीं है, ना पनामा केस है। अब आपने कहा कि जो पार्टी, वो पार्टी तो जश्न मना रही है। आप ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखें, और ये साहब जिन्होंने वहाँ पर रेजोल्यूशन पेश की है, माइकल उसका कोई नाम है, ये वही साहब हैं जिन्होंने कुछ रोज़ पहले इसी कांग्रेस के अंदर इसराइल से यकजहती की करारदाद पेश की थी। सारी इसराइल लॉबी उनके लिए काम कर रही थी, और वहाँ पर भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास की। और क्या आज वो पार्टी जो पाकिस्तान में जश्न मना रही है वो इस शख्स को नहीं जानती थी जिसने आज पाकिस्तान, अब आ जाएँ कि जी पाकिस्तान में इंतखाबी साख पाकिस्तान का इशू है। मैं पूछता हूँ कि क्या अमेरिका के अंदर उनके इंतखाबात की साख थी 2020 और 22 में? वहाँ क्या कुछ होता रहा? और फिर इस रेजोल्यूशन की जैसे इन्होंने बात की, पाकिस्तान, आप पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ, इसी पंजाब असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली, बड़े बड़े इश्यूज़ पे रेजोल्यूशंस पास होती हैं, उनकी एक अखलाकी पोजीशन ज़रूर होती है, बाइंडिंग नहीं होती। और बात है कि जिस मुल्क से ये रेजोल्यूशन आ रही है, जिस तर्जमान का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ जिन्होंने आज ब्रीफिंग दी है, उससे बार बार पूछा जाता रहा कि आपका इस रेजोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है, उससे कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अगर आपको याद हो, माजी का एक प्राइम मिनिस्टर बेचारा इसी इंतज़ार में रहा कि उसको कोई टेलीफोन कॉल अमेरिका से आएगी। बाइडन ने लेटर लिखा, मुबारकबाद दी पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, और ये कहा कि हम पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, माजी के अंदर भी हमारे अच्छे तल्लुकात रहे। ये पेंटागन का या वहाँ की अमेरिकी इंतज़ामिया का स्टेटमेंट नहीं है। अब आ जाएंगे, आपने कहा कि जी वो पार्टी क्या खेल खेल रही है, ये वही पार्टी है ना जिसने IMF को मकतूब भी लिखा था कि पाकिस्तान को इमदाद न दें। ये वही पार्टी है जिसने अपने सूबाई 2 वज़ीर ख़ज़ाना को कहा कि आप लिख के भेज दें कि हम इनके साथ नहीं हैं, कि जो पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए यहाँ तक जा सकते हैं, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी पार्टी के संजीदा लोगों को इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ये उसी कश्ती पर पार्टी में संजीदा लोग हैं वैसे? मैं देखे, मैं ऐसी बात नहीं करता, मुझे पता है कि वो कौन से लोग हैं। हमें भी वो कहते हैं कि जनाब हमें मरवा देंगे जिस सूरत हाल से। देखें, ये लड़ाई वो अपनी लड़ रहे हैं ना, कि अपने उनके मुखालफिन ने तो उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचाया जेल में, वो अपने सारे अमाल की वजह से गए हैं। तो लिहाजा उनकी पार्टी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और वो जिस कश्ती बाहर है वो उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है जिसको वो समझ रहे हैं कि जी शायद वो धांधली की पैदावार है, उसी के अंदर वो बैठे हैं, और वो एक शरीती पार्टी है। तो इसका मतलब वो भी उसी अमल का हिस्सा था। तो लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर हल होने चाहिए, और अगर कोई ये समझता है कि 7 समुंदर पार से उसको मदद मिलेगी, तो वो जब आपने साइफर का जिक्र किया तो मैं उस ऑडियो का हवाला ज़रूर दूंगा जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल को कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। इस पे हमने खेलना है। जनाब आपने किसके साथ खेलना है? पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलना है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ खेलना है। इसकी आपको पाकिस्तान के अंदर इजाजत नहीं है। अभी पता चल जाएगा ना, करारदाद जो ला रहे हैं जी वो असाक डार साहब ने उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दें, वो कभी भी नहीं देंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कभी भी नहीं। वहां पर पता चल जाएगा। ये सेम साहब देखिए कैसी एक बात है, यानी इसमें आप देखिए कि जो शख्स खुद सजा याफ्ता है वो एक और सजा याफ्ता शख्स से उम्मीद रख के बैठा हुआ है कि वो अगर जीत कर आ गया तो मेरी हेल्प हो जाएगी।
ये यानी और फिर नाम रखा हुआ जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर आपका कमेंट चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने एक तकरीर की किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो उन पर इंडिया में इतना क्रिटिसिज्म हो कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स क्यों डिस्कस की नेगेटिवली वहाँ पे, और उनके ऊपर देशद्रोही यानी गद्दार के नारे लग गए। तो हमारे यहाँ भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंडिया इस पे बड़ी विगोरसली और स्ट्रांगली रेजिस्ट भी करता है और उन मुल्कों को भी कहता है कि आप अपने आप को ठीक करें और लॉ एंड ऑर्डर को। तो देखें उसकी ट्रेनिंग नहीं है कोई इस तरह की कि वो मुल्क क्या होता है, उसमें मईशत कैसे चलती है, पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, इनका उसको कुछ तजर्बा भी नहीं था। तो उन्होंने आती जो बाहर से लोग इंपोर्ट किए उन्हीं को उन्होंने सियासत भी दे दी, मईशत भी दे दी और मतलब सारा कुछ दे दिया, तो क्राइसिस पैदा हो गया, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, किसी भी चीज़ में हो। अच्छा, अमेरिका जो है वो वहाँ पे शौक है करारदादें पेश करने का। अगर आप इस वक्त भी देखें तो कोई 15,924 रेजोल्यूशन पास हुए हैं और उसमें से सिर्फ कहा यह जा रहा है कि 7% जो है वो लॉ में कन्वर्ट होंगे। तो एक तो ये वैसे ही शौकिया प्रोडक्ट है उनका। अच्छा, उन्होंने बाज़ और मुल्कों के बारे में किया, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ पे आया। उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम की तो आपके यहाँ कितने अटैक्स हो रहे हैं, आप बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, नस्ल परस्ती की, तो आपके मुल्क में कितनी नस्ल परस्ती है। खुद FBI की रिपोर्ट है कि 400-500% इंक्रीज आ गया है बाज़ मज़हब के ख़िलाफ़ जो उनके अटैक्स होते हैं उसमें। और इंटरनल टेररिज्म जो डोमेस्टिक टेररिज्म जिसको कहते हैं FBI ने अब एक्सेप्ट करना शुरू किया है, जो मतलब 2 साल से बाज़ पार्लियामेंटेरियंस यानी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स अमेरिका में कह रहे थे कि आप डोमेस्टिक टेररिज्म पे तवज्जो दें क्योंकि जो एक्सटर्नल टेररिज्म है बाहर से जो हो रहा है वो नहीं है आपके यहाँ। और जब वहाँ पे ऊपर तले मुख्तलिफ हुए तो बीच में गन के जो सपोर्टर्स हैं, जो बहुत बड़ा माफिया गन माफिया, तो उन्होंने फाइनेंस करके तो गन की जो लाइसेंसिंग थी उसको तो उन्होंने कंट्रोल पे नहीं आने दिया। लेकिन जो अमेरिका में चीज़ें हैं कि जी डोमेस्टिक टेररिज्म, उस पर वो आप कन्विंस हो गए हैं कि हाँ डोमेस्टिक टेररिज्म हो रहा है। अब आप देखें कि जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट, वो वैसे तो अपने आप को मजहबी तौर पे न्यूट्रल कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मैं हूँ क्रिश्चियन, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो सारा का सारा एंटी ह्यूमनिज्म है। ह्यूमन के कभी वो उसमें गए नहीं है। खुद वो कहते हैं कि मैं हूँ क्रिश्चियन लेकिन मैं ज़ायनिज्म पे बिलीव करता हूँ। कैबिनेट के सारे वजीर यहूदी हैं। ज़ायनिज्म पे बिलीव करता हूँ और मैं एक जूश स्टेट का हामी हूँ। तो ये वो बात है जो खुद इसराइल भी इतने, उसके अंदर भी 10-12 लोग हैं जिनको अब कहते हैं कि इसराइल के अंदर कोई बड़ा टेररिज्म और बड़ा वहाँ पे सिविल वॉर होने वाली है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसराइल के ये कहा कि ये जो 10-11 लाख एक यहूदी तबका है जो नई वॉर चाहता, तो उसको भी वो अब ला रहे हैं। खत्म कर दो। नहीं अच्छा, आप बात जारी रखें। तो मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर खुद वो सारे इश्यूज मौजूद है अपनी जगह पे। जो अब जब क्लिंटन के जब इनके इलेक्शन हुए अपना इसके डोनाल्ड ट्रंप के और जो बाइडेन के, तो इसमें भी कोई एक दो नहीं, दर्जनों भी नहीं, सैकड़ों की उसमें तादाद में पेटिशंस फाइल हुई। मिजोरम में हुई, विस्कॉन्सिन में हुई, अब फ्लोरिडा में बड़ा शोर पड़ा रहा, आखिरी वक्त तक काउंटिंग होती रही। और खुद जो इवन एल गोर और बुश के इलेक्शन थे वो सिर्फ 5 वोटों से थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ। 266 इसके थे, 271 बुश के थे। तो उसमें भी यही हुआ कि ये EVM फ्रॉड हो गया जैसे इंडिया में हुआ। तो इंडिया पे क्यों नहीं बोल रहा? इंडिया पे जो इवन उनके जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हर पोलिंग स्टेशन पे वोट जो है वो काउंटिंग का फ़र्क आ रहा है। इलेक्टोरल जो EVM वोट है और जो पब्लिक जो मतलब मैनुअल काउंटिंग वोट है उनमें फ़र्क आ रहा है, और इतना फ़र्क आ रहा है कि जितने से बहुत से हल्के उलट सकते हैं। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट नहीं किया जो इसके EVM के खिलाफ वहाँ पे आई थी एप्लीकेशन, जो लोग वहाँ पे लेके गए, इवन ठीक है, लेकिन साहब लेके गए। जी मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था कि ये जिस सजा याफ्ता शख्स की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, इनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। उम्मीदें पूरी होने का 0.0001% चांस है, वो भी माइनस में। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड को असल में मुतमिन रखना होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, पॉलिटिक्स में अपने लोगों को मुतमिन रखने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मतलब उनके बयान आधे मिनट में चेंज होते हैं। अभी उन्होंने इलेक्शन में कहा कि जो इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है वो गलत है। जैसे इसराइल से इलेक्शन है 2 घंटे में उन्होंने बयान चेंज कर दिया। तो ये जो अपना पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं ना, ये किसी चीज पे मतलब उनके सजा याफ्ता शख्स और हमारे सजा याफ्ता शख्स के दरमियान कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क भी नहीं है और कोई इस तरह की मुफाहमत भी नहीं है। इनका इलेक्शन लड़ सकता है, हमारे नहीं लड़ सकते। और कोई इस तरह की मुफाहमत भी नहीं है कि वो आके
प्रेशर डालेंगे, बल्कि तो उनको भी पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो वो आके अगले दिन फोन खड़काएंगे और कहेंगे भाई रहा करो इसको, ऐसे नहीं होगा। अच्छा सलमान साहब आप बात मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि ये जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि ट्रंप आ जाएंगे तो पाकिस्तान, असल में ये बात मुशाहिद हुसैन साहब ने कही। तो मुशाहिद हुसैन साहब का भी एक अपना एक पस मंज़र है और उनकी रिजर्वेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। असल में वो भी हर पार्टी के ही सेनेटर रहे हैं, इस दफ़ा चूँकि सेनेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा जिस पार्टी की तरफ से उन्होंने टेन्योर पूरा किया है उस पार्टी ने उन्होंने नहीं अकोमोडेट किया। बात ये कि हमेशा जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो अपने वोटर्स को और ज़िम्मेदारान को एक उम्मीद रखना चाहता है। तो अगर वो पाकिस्तान के अवाम से उम्मीद नहीं रख रहा है और वो ट्रंप से उम्मीद रख रहे हैं तो उनकी सियासत पे मेरे ख्याल तरस ही खानी चाहिए। नहीं, उस पर तो तरस खाना चाहिए, लेकिन ये मेरा अगेन वही सवाल आपकी तरफ आते हैं, मेरे दिमाग में वही बात अगर मैं चाहता हूं कि प्लीज उसको एड्रेस करें बराह रास्त कि जो जमात IMF को खत लिखे पाकिस्तान के खिलाफ, जो जमात अमेरिका में लॉबिंग करे, जो जमात पाकिस्तान इदारों के खिलाफ वहां पर मुजाहरे करवाए और 9 मई के वाक़यात करे, और फिर वो जमात जो है अमेरिका से पास होने वाली करारदाद जो पाकिस्तान के खिलाफ हो उस पर वो खुशी के शादियाने बजाए, उसको क्या मुल्क दुश्मन जमात ना कहा जाए? ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा कर लेते हैं, वो कह ले क्या कह रहे थे, थोड़ा सा पर्दा रखने के लिए या गुफ्तगू इतनी ओपन नहीं करते हम इस हवाले से जनाब ये, क्योंकि यहाँ कह दिया हर पार्टी पे ये गद्दारी का इल्ज़ाम, ये फलां, ये जो कहा ना संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए। अभी यहाँ कहा गया तो भाई आरफ अलवी उनके सदर रहे हुए, उनसे ज्यादा सियासत को कौन जानता है? अहमद खान साहब वो क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है ना, अहमद खान जैसे लोग जो हैं वो ना इनके मुजाहरों में आ रहे हैं, ना कोई इस हवाले से बयान दे रहे हैं। ये ना सिर्फ यही कि इन्होंने खत लिखवाए, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF के दफातर के बाहर बाकायदा मुजाहरे किए गए और ऑनलाइन पिटीशन साइन की गई। उनमें पता नहीं असली हैं या जाली हैं, कितने साइन हैं इन लोगों को मुतासर करने के लिए। ये करार इनकी जो हरकतें हैं सारी CPEX में, फिर इसको जोड़ता हूँ एक मरतबा, जो अमेरिका है उसकी जो कोशिश है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए, इस हवाले से हुकूक इंसानी का नाम ले दिए, इसको भी हुकूक इंसानी से जोड़ेंगे ना। वो जिस इशू पे करारदाद आई है बिल आखिर वोट का राइट और फलां राइट और ये वो सियासत में हिस्सा लेने का राइट जो भी है, सारी चीज़ें इससे जोड़ेंगे। एक जमात जिसका माजी इससे जुड़ा हुआ है, 2014 से लगे हुए हैं ये, 2014 में धरना दिया। चाइना के सदर आने वाले थे यहाँ पाकिस्तान, वो दौरा जो है वो मुलतवी हुआ, बहुत सारे मंसूबे जो है इनकार कर दिया था। तो फिर आप ये बताएं कि फिर आप इसका जवाब दें कि इनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल जरूर उठता है। हम कोई फतवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो जमात की सरगर्मियां हैं उसमें जो कहते हैं ना आर्टिकल 5 वाली जो बात है, जो इन्होंने कहा था जनाब मुहब्बे वतन होना चाहिए, आइन और कानून की पासदारी करने वाला होना चाहिए शहरी को, और ये सारे जनाब जो आर्टिकल 5 इन्वोक किया था तरह से इन्होंने जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक अजाफी नोट था उसमें ये बात भी थी कि आर्टिकल 5 तो इन पे भी लगता है, इन पे लगता है। अगर उसको आगे बढ़ाया जाए उस अजाफी नोट को, और आर्टिकल 6 वाली बात भी उसमें मौजूद है। जी, आर्टिकल 6 वाली बात भी है। आपकी जो बात है इसकी कम कम सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से की तरफ से तो तईद हो रही है ना। सर मैं जो बात कर रहा हूँ सलमान गनी साहब, मैं इन सारी बातों को जहन में रखते हुए मैं ये सवाल बार बार उठा रहा हूँ। जाहिर है कि मेरा कोई किसी के खिलाफ कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, लेकिन चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं और हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, अगर इसके बारे में कोई गलत इकदाम उठाया जाएगा तो क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए? मैं 10 लोग कोट कर सकता हूँ, चूँकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमने कई सियासी अदवार देखे हैं, और मैं तो 3.5 साल दौर के अंदर यकसुई से इसलिए टारगेट कर रहा था कि मुझे पता था कि उन्हें एक बड़े प्लान के तहत पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया है, और मैं इसलिए कह रहा था, और वो साबित हो गया, इसलिए कि उनको किस तरह लाया गया। 20 साल तो स्ट्रगल करते रहे, बिल आखिर कुछ लोगों ने तो उन्हें मुसल्लत किया, अब वो सारे चेहरे जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, और सब ने भुगता है, जिसने जितना जितना एहसान किया ना सब ने भुगता है। आपको पता है कि उनकी एक खातून MNA ने क्या कहा था
कि हमें एक खान के बगैर पाकिस्तान कबूल नहीं। हाँ, तो मैं आपको 10 बयान और देता हूँ, लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि मैं पार्टी के अंदर संजीदा लोगों को जानता हूँ, मैं कोट करता हूँ। आपने कहा, लेकिन जब IMF को लेटर लिखा गया तो सलमान अकरम राजा साहब से पूछा एक एंकर ने कि आपकी क्या है, वो अवॉइड कर गए। हामिद खान साहब ने कहा कि गलत किया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ और मैं प्रेसिडेंट हाउस से भी, वो भी मसले के सियासी हल पे बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बात की है ना, ये उनकी पेशकश मुज़ाकरात की बड़ी संजीदा है टाइमिंग के हवाले से। देखिए माजी के अंदर भी वो कहते रहे, अब उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे बात की है और उसके बाद उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया है कि एक एक बंदे से जाके वो मिले। मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब जो हुकूमतें होती हैं उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। आज PTI वाले से इंतजार में बैठे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ आएंगे और हम पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी की कैफियत तारी करेंगे। फजलुर रहमान पाकिस्तान का एक ऐसा पॉलिटिशियन है, बड़ा ज़हीन पॉलिटिशियन, बहुत ज़हीन, वो अपनी बात करने का फन भी जानते हैं, लेकिन वो आइन और कानून के दायरे से बाहर जाने वाला शख्स नहीं है। और आप देखें वो इश्यूज भी रेज करते हैं, हल भी तजवीज़ करते हैं, और इनके साथ वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि खुद इनके हवाले से उनकी राय क्या थी। देखिए अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है या सहाफत करनी है तो हमने दायरा कार के अंदर आइन और कानून के, अगर कोई शख्स पाकिस्तान, वो तो हमें बताया करते थे। गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे सर, अभी जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, तो टेक अ ब्रेक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर नजर नहीं आ रहा क्या?
अंधों की तरह चला रहे हैं। नजर नहीं आ रहा अंधों की तरह चला रहे हो। क्या कहा आपने? लेकिन आपने टूपी काटा पापा। सॉरी, अब नहीं कहूँगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनके सामने एहतियात बरतें। बच्चे जिंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम। वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप अपनी बात जो कर रहे थे उसको जरा कंप्लीट कर लें। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मुज़ाकरात की बात की है, मैं उसको इसलिए गैर मामूली समझता हूँ कि एक तो ये चीनी विजिट इसका पस मंज़र था, और दूसरा इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कोई रवायती बयान नहीं दिया। उसने कहा कि अगर बानी PTI को जेल के अंदर कुछ मुश्किलात हैं या आपके सियासी मामलात हैं तो हम आपके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं। माजी के अंदर इससे ज़्यादा डेडलॉक हुआ करता था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। दोनों साइड पे मैं बंदों को जानता हूँ, 3-3 बंदे ऐसे होते थे जो आपस में राब्ते में रहते थे। जी, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त PTI के जो ज़िम्मेदारान हैं, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, वो नहीं चाहते कि जी बानी PTI बाहर आएँ, इसलिए कि वो एक ऐसा स्टांस लेते हैं जिसमें वो डेडलॉक उसी तरह बरकरार है। उमर अयूब साहब कहाँ के नजरियाती शख्स हैं? वो किस पार्टी के अंदर नहीं रहे? जी, वो हर आज वो जो बात करते नजर आ रहे पार्टी के, मैं तमाम जी सारी पार्टियों में रहे, और मैं वो उनका पोस्टर जानता हूँ कि राइट हैंड पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होती थी, लेफ्ट हैंड पे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर। बात यह कि सियासी लोग सियासी रास्ता निकालते हैं। मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ, इससे ज्यादा टफ जेल थी नवाज शरीफ साहब की बेटी भी साथ थी कि डेडलॉक था, रास्ता निकला ना सियासी अमल के जरिए निकला है। तो मैं समझता हूँ कि PTI के अंदर हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मसले का सियासी हल चाहते हैं, लेकिन वो खामोश क्यों हैं? मैं आपको बताता हूँ खामोश क्यों हैं। बैरिस्टर गौहर ने 2-3 दफ़ा बड़ी रिजनेबल बात की। जो इनमें से रिजनेबल बात करता है उसकी सोशल मीडिया पे ऐसी तैसी फेर दी जाती है। तो ये क्या अपने लीडर के साथ वफा का सबूत है? अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी होगी फिर पाकिस्तान के आइन के ताबे होगी और पाकिस्तानी अवाम की ताईद और हमायत से ही हुकूमतें बनेंगी। अगर कोई ये समझता है कि ट्रंप साहब के बरसकदार आने से वो पाकिस्तान के अंदर बरसकदार आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है ख्वाहिशात के दौड़ाने पे कोई पाबंदी नहीं, जो मर्जी आप जो मर्जी करते हैं। शोएब मरगूब साहब, मैं आपसे इस पर कमेंट चाहता हूं। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया, वो बाकायदा अपोजिशन के बेंचेस पर गए, वहाँ पे जाके मिले, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से दावत दी और फिर उस दावत को उसी ऐवान में रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो सारा आप सीन देख रहे हैं, इसमें तारीख के दुरुस्त धारे की तरफ तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही खड़े हुए ना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, किसी भी मुल्क की जो सियासत है वो मुफाहमत के बगैर नहीं चलती, चाहे वो सबसे बड़ी जमहूरियत हो, चाहे वो सबसे अच्छी जमहूरियत हो। और वहाँ पे क्राइसिस बढ़ता ही चला जाएगा जहाँ पे डायलॉग नहीं होंगे। तो जहाँ मतलब वेस्ट हमसे ये उम्मीद रख रहा है कि हम सारे मिलके चलें, जैसे करारदादों में उनकी आती फिर रही हैं, तो आप ये देखें कि जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब एक डायलॉग की बात करते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मतलब इससे पहले भी हुआ। राना सनाउल्लाह भी साहब भी कहते रहे और भी लोग कहते रहे, कोई एक दो नहीं, काफ़ी सारे लोग कहते रहे। और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बाकायदा वो नदीम चंद साहब गए उनके पास चलकर, प्रेसिडेंट साहब ने लास्ट वीक कहा कि जी आपस के खिलाफ छोड़े, पाकिस्तान की तरफ। जी मोहसिन नकवी साहब जाके मतलब उनके जो अग्रेसिव तरीन चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिले और उनको भी उन्होंने राम करने की कोशिश की। उसके बाद जो गवर्नर KPK, उनका स्टेटमेंट बड़ा ही वैलिड था और बड़ा ही जिसको अप्रिशिएट कर सकते हैं वो था कि आएँ गंडापुर साहब तशरीफ़ लाएँ, हम मुतालबात को अपना बनाते हैं उसका चार्ट, और मैं उनके साथ जाके फेडरल गवर्नमेंट से फाइट करते हैं KPK के राइट्स के लिए। मतलब इससे बेहतर बयान किसी भी एक जो सियासी हरफीन है उन्होंने कभी इससे अच्छा बयान नहीं दिया।
तो बार बार मतलब ये कोशिश हुई, और अब मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद सामने आ गए कि उन्होंने एक अपने पार्लियामेंट पे जो हिस्ट्री का हिस्सा है उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी जो मतलब जब तक अपना रहती पार्लियामेंट तक वो कायम रहेंगे। तो ये चीज़ जो है इसको उन लोगों ने निगेट कर दिया जिन्होंने आधा मिनट उस पर गौर नहीं किया। देखें उमर अयूब साहब ने उस पर कितने मिनट गौर किया होगा जब उन्होंने कहा कि हमें नहीं, हमें तो उनकी रिहाई चाहिए। एक्चुअली ये लोग रिहाई को मसला बना के हर चीज़ को बुलडोज करना चाहते हैं, जो मतलब एक के सिस्टम को नहीं चलने देना। उस सोच का एक बेसिक एलिमेंट यही है कि जिधर से भी कोई मुफाहमत की बात आ रही है उसको आप काटते चले जाएं। तो उन्होंने इस चीज़ को इसीलिए परवाह नहीं चढ़ने दिया कि वो, जैसा कि अभी भी कहा गया, इस पर बात भी हो रही है कि खुद मतलब उनको अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक देखें टॉप का उनके नज़दीक उनकी पार्टी के तो एक फिगर हेड वही हैं, वो अगर बाहर आ गए तो सारे जीरो हो जाएंगे, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर KP के हो, चाहे वो कहीं और के कोई चीफ मिनिस्टर हो। या अब देखें ये पार्टी एक ऐसी है जिसमें थोड़ा सा भी अपना जो लीडर की बात से डिफाइंस करता है वो पस मंजर में चला जाता है। आप मरवत साहब को देख लें, तो उन्होंने थोड़ी सी बात की मुफाहमत की मिले जाके सिर्फ एक मुलाकात पे उनका सत्यानाश हो गया। तो बाकी भी लोग, अब उमर अयूब को भी ये सिग्नल चला गया कि अगर आपने कोई मुफाहमत की बात की तो आप फारिग हैं। मतलब ये उन्होंने सिग्नल देख लिया कि मुफाहमत नहीं करनी, और उनको ये भी पता है कि मुफाहमत हुई और कोई बातचीत आगे चली, जैसे आपने भी कि वो अपने मसाइल को, अगर जेल के कोई उनको इश्यूज़ हैं तो उनको हम रिजॉल्व करवा देते हैं। तो एक्चुअली वो इश्यूज़ पेश ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस जैसे होता ना कि जी दाल ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है। सर जेल में तो उनको कोई इशू नहीं है, जेल में तो मेरा ख्याल वो देसी घी में देसी मुर्गी, और जिस तरीके से वो एक इख्तियार नहीं, जिस तरीके से वो वहाँ पर जेल में रह रहे हैं, वो तो बड़ी एक बेहतरीन उनको मेरा ख्याल वहाँ पर लाइफ मिली हुई है। तो गौतम मैं फिर ये कहूंगा कि इन फैसिलिटीज के साथ मुझे जेल में डाल दें तो मैं भी रह लूंगा। शहबाज शरीफ साहब के पास एक इख्तियार नहीं है, वो किसी को जेल से नहीं निकाल सकते। ये पाकिस्तानी अदालतों के जेल से पूछे, लेकिन जेल में सहूलतें तो दी जा सकती है ना। अच्छा 21 रुकनी जो है वहां पर एक ग्रुप PTI के अंदर बन गया है, जो ये इनके खिलाफ है, जो ये कहा जा रहा है कि जनाब वो शायद इस्तीफे देने को तैयार बैठे हुए हैं। हाँ ये मसला शहरयार अफरीदी और यही मैं अर्ज करने लगा हूँ। ये जो फवाद चौधरी साहब है, इनसे वो कहते हैं मैं बानी PTI की इजाज़त से, उन्होंने मुझे कहा था कि जनाब आप अपनी जान छड़ाएं, अगर हो सकता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आपकी जान छूट सकती है तो ठीक है। वो कहते हैं जो मौजूदा क़यादत है ये चाहती ही नहीं है, जैसे कि जहाँ बात हुई है कि उमर अयूब साहब और दीगर जो लोग इस वक्त है, मैं उसमें गौहर अली खान को शामिल नहीं कर रहा, वो कुछ और संजीदा किस्म के आदमी है। ये जो उमर अयूब साहब हैं, इन्होंने जो बगैर सोचे समझे 1 मिनट में जो मुज़ाकरात का आखिरी नुक्ता होना चाहिए जी वो उन्होंने डेडलाइन बना दी कि जनाब बात तब होगी जब हमारा वज़ीर आज़म रहा होगा। जी यानी रिहाई वाली बात तो मुज़ाकरात का जब डोल जो है वो डलेगा उसके बाद ही बात शुरू होगी ना। और फिर शहरयार अफरीदी और फिर शेर अफजल मरवत और शांदाना गुलजार, बल्कि इवन ये कि असद कैसर साहब जो हैं उनका भी ये मैंने सुना है इस हवाले से कि वो कोई 27 अफराद हैं जिनके आपस में कोई राब्ते शाब्ते हैं, उनमें से 21 अफराद तो इस डगर पे शेर अफजल साहब ने बाकायदा इस पर मीडिया से टॉक की है लंदन के अंदर। हाँ वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि हम भी इस्तीफे दे देंगे, हम भी उनका स्टाइल है उनका जो शहरयार अफरीदी ने जो बात की है कि ये लोग जो हैं ये असल काम की तरफ तो आ ही नहीं रहे, एक बात। और दूसरा जो बात है, जो भी इनमें कोई संजीदा गुफ्तगू करता है या पाकिस्तान के लिए कोई काम करता है, जैसे अली जफर साहब हैं, अली जफर साहब चले गए जनाब चीनी वजीर के जो एजाज में, वो सारे सियासत की मुशावरती है ना, वो मुशावरती जो था मैकेनिज्म जो भी इसका पार्टी ने, और जो जेल में बैठे हुए यानी बुशरा बेगम की बहन ने आगाज किया कि जनाब ये अली जफर साहब क्या कर रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए तो कुछ नहीं करते, लेकिन वजीर से मिलने चले गए। और अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान अहम है या आपकी रिहाई अहम है? ये से मुझे याद आया कि आज एक दरख्वास्त थी जो कि बानी PTI की तरफ से थी और बुशरा बीबी की तरफ से थी कि जो उनको इद्दत केस में सज़ा हुई है वो सज़ा मुअत्तल करके उनको ज़मानत पे रहा किया जाए। और बहुत उम्मीद थी जो इनके
फॉलोअर्स हैं उनको कि आज वो इस हवाले से फैसला उनके हक में आएगा और बड़े मिठाइयों के टोकरे और सुना है वो बहुत ज्यादा ढोल शोल का बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन वो सारा कुछ जो है वही का वहीं रह गया और फैसला जो आया वो कानून ने अपना एक रास्ता लिया और अब जो वो क्या कहते हैं उन्होंने ऐलान तो किया है कि वो आगे जाएंगे हाई कोर्ट वगैरह में अपील करने के लिए। तो इस पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, जरा थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। आपको याद होगा कि पहले एक हनीफ साहब थे, मौलवी हनीफ मौलाना, उन्होंने पहले ये जो इस्तगासा है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी, फिर वो उन्होंने वापस ले ली थी। उसके बाद खावर मानिका साहब ने खुद ये कंप्लेंट जो है ये फाइल की और आपको याद होगा कि जब ये कंप्लेंट फाइल हुई आपके इब्तदाई प्रोग्राम थे यहाँ पे जी जी, और मैंने ये कहा था कि ये आसान केस नहीं है, ये फ्रॉड के साथ शादी की तकरीब मुनक्कद करने का केस है जी जी, ये फासद निकाह का केस है, ये इसको वो हदूद में नहीं लेके जा सकते, लेकिन निकाह है लेकिन वो फासद यानी गंद बज गया, जिन्हें से पंजाबी जी कहने हैं, निकाह है लेकिन गंद बज गया है, उसमें सजाएं मुकर्रर है। मैंने कहा ये जिसको जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मियाँ बीवी का मामला है, जनाब ये मियाँ बीवी का मामला नहीं होता, जहाँ कानून आ जाए, जहाँ शरीयत आ जाए, वहाँ फिर ना वो प्राइवेट मैटर नहीं रहता नहीं है। इन्होंने जो उनके नए वकील आए हैं, उन्होंने जो 25 तारीख को बहस की है, उससे अंदाज़ा हो गया था ये जो फैसला आया है ना, और फिर जो फैसला महफूज किया गया था 27 को, यानी आज सुनाया गया, 25 को महफूज किया गया, 27 को सुनाने के लिए। तो उस वक्त भी मैंने सब वो वकील जिसने कहा है कि मैं अपना केस बावर करवाने में नाकाम रहा हूँ, हाँ, उसी तरह उसने आने जो मानिका के वकील ने तो बड़े धांसू दलाइल दिए ना, उन्होंने जो खाबर मानिका के वकील ने, उन्होंने तो सारा कुछ अड़ा के रख दिया। ये अगर ये कह रहे थे जनाब ये देखें ये ठीक है, यकम को अगर मान भी लिया जाए कि यकम को ही शादी हुई थी, तो फिर वो उसने जो वकील ने उसने वो इनका जो बयान है 7 जनवरी वाला 2018 वाला जी जी, बानी पीटी का, जनाब अभी तो मैंने सिर्फ तजवीज़ भेजी है, ठीक है ना, अभी मैंने रिश्ता मांगा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। और फिर इन्होंने ये कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी हुई है जो कहती है कि जो इद्दत की मुद्दत है ना वो 39 दिन में वो जो पीरियड है वो पूरा हो सकता है। और जनाब अगर खातून कह दे, ये इनके दलाइल थे, अगर खातून खुद कह दे अपील में जो दलाइल थे तो फिर उसी की बात मानी जाएगी। उस वकील ने कहा जनाब खातून का बयान दिखा दें मुझे, कहीं खातून ने कहा है कि मेरी इद्दत जो है वो पूरी हो गई थी 39 दिन में, और ये खुद मान रहे हैं कि अगर मगर के साथ कि 48 दिन बाद, यानी वो जो शरई अहकाम है, एक तो ये कि जनाब खातून के लिए ज़रूरी है कि 3 दफ़ा वो, और फिर उसके बाद ये भी है कि अगर खातून जो है वो बूढ़ी है या नाबालग है तो 120 दिन, 4 माह आ गया है। ये सर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फैसला आ गया है, इस फैसले को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये नहीं जो मेरा सवाल पूरा जरा प्लीज सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस फैसले को बराह रास्त हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या 2 जुलाई को एक मेन अपील लगी हुई है मेन केस की, उस पर वो डिपेंड करेंगे। मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि ये जो जजमेंट पढ़ी है ना मैंने, अभी 10 सफ़ात की जजमेंट है अफजल मुजोका साहब की, जिन्होंने ये इनकी दरख्वास्त जो है ये मेन अपील अभी पेंडिंग है 2 जुलाई को जी, उसकी समात है। ये जो थी ये 426 के तहत CRPC के तहत जनाब वो फैसला जो मुअत्तल कर दिया जाए, उसका मतलब ये हमारे खिलाफ कोई शवाहद नहीं है, अपील में अभी देर है, ये वो। आम तौर पर ये होता है कि जो जज होता है वो ये कह के भी ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर सकता है कि जनाब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या मुझसे ऊपर जो अदालत उसने कहा जनाब 1 महीने के अंदर अंदर अपील ही का फैसला कर दे, तो क्योंकि अपील की समाअत शुरू हो चुकी हुई है तो इसलिए जो बेल एप्लीकेशन है इसका फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कह सकता है जज, यानी फैसला मुअत्तल करने की ज़रूरत नहीं, फैसला ही हो जाना थोड़े दिनों। पूरी जजमेंट में मुझे ये फिक्रा नज़र नहीं आया, ये फिक्रा नजर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो बेल खारिज हुई है इनकी, जो दरखास्त खारिज हुई है बेल की,
ये मेरिट्स पे हुई है। मेरिट्स पे भी। और सलमान जो गनी साहब, वो सलमान गनी साहब ने जो कहा ना, वो सलमान सफदर साहब वकील थे इनके, उन्होंने जब आखिर में ये कहा ना कि जनाब चलो फिर खातून होने के नाते ही उसको बेल दे दी जाए, तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि मेरिट्स में कहने के लिए कुछ नहीं बचा इनके पास, ये कुछ नहीं। सलमान गनी साहब, ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाम हैं वकला के और जाहिर है कि बड़े काबिल वकील हैं, वो उनकी तरफ से जब दलील की बजाय तरला आ जाए और फरियाद आ जाए तो बात फिर तो फैसला तो सामने नजर आ रहा है। देखें भट्ट साहब, टेक्निकलिटीज़ चॉइस साहब मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपको एक बड़ी तल्ख हकीकत बताऊं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमारे जो पॉलिटिशियंस के केस होते हैं ना, वो ये ज़्यादा बेहतर बता सकेगी कि वो कानूनी हवाले से नहीं लड़े जाते, उसे सियासी हवाले से लड़ा जाता है। और अब भी जो कुछ हो रहा है, देखें कोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे आप कानून की हाकमियत के हवाले से अगर बानी पीटीआई के बयानात उठा के देख लें, एक तो वो मगरिब की मिसाल दिया करते थे कि वहाँ पर कानून की हाकमियत है, यहाँ पर अमली तौर पे उन्होंने अपने इक़दामात, अपने तर्ज़ अमल से कभी साबित किया है कि वो कानून की यहाँ तो वो मुझे याद है कि मैं पुलिस को फेंटा लगाऊंगा, रियासती इदारों पे चढ़ दौड़ने की बात करते हैं। देखें फैसला हुआ है कोर्ट के अंदर और कोर्ट्स में ही फैसले होने हैं ये। और अगर उनके वकील दरअसल अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह के सियासी केसेस में, इसलिए वो अपने नाम डलवाते हैं। जब ये मामला कोर्ट के अंदर मौजूद है और ये अब बड़ी अदालतों के पास केस जाएगा, मैंने कभी इस केस के हवाले से ना इतना गौर किया है। इद्दत केस जो है, चलिए मैं शुएब मरूफ साहब से सवाल कर लेता हूँ। शुएब साहब, ये एक ऐसा केस जो जिसमें 4 केसेस में अब तक उनकी हुई है, सजा हुई है, और ये केस ऐसा था कि अगर इसमें जमानत हो जाती तो फिर जो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि फिर वो रहा हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, अगरचे और भी केसेस उनके ऊपर हैं। इस केस में अब उनकी जमानत के खारिज होने का, जो अपील थी उसके खारिज होने का जो असर है, वो आप पॉलिटिकली किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया। देखें बात यह है कि एक लॉ पॉइंट्स के अगेंस्ट अगर आप केस को लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। आपने जो सवाल किया था कि सीनियर तरीन वकील हैं वो केस क्यों हार रहे हैं, तो वो केस इसलिए हार रहे हैं कि वो लॉ पॉइंट्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और जज ने अपने फैसले में ये लिखा है कि इसमें कोई नया नुक्ता नहीं उठाया गया, इसलिए मैं केस को डिसमिस कर रहा हूँ, पेज को डिसमिस कर रहा हूँ। एक तो ये इशू है कि उसमें कोई पॉइंट नहीं था तो उन्होंने डिसमिस कर दिया, और चूँकि वकील कानून के खिलाफ जा रहे थे उसके इन्होंने तकिया किया सिर्फ इस चीज़ पे कि ये टाइम बार है, वो देर से क्यों आए खबर मानी का साहब। तो कानून जो है वो जब भी उसकी नज़र में कोई चीज़ आती है कि फलां महीने में ये या फलां साल में ये क्राइम हुआ, तो कानून ने उस वक्त उसको इनिशिएट करना है, उसकी प्रोसीडिंग्स को। अच्छा, अब इसका देखें, इस वक्त जो मेन हमारा प्रॉब्लम है और क्राइसिस है वो है यूट्यूब से शुरू हुआ, क्योंकि यूट्यूब में इस वक्त बास ख़ास किस्म का मवाद जो ख़ासतौर पर एंटी पाकिस्तान है या एंटी इस्लाम है, और ब्रॉड बेस्ड, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड, दुनिया भर में जहाँ भी कोई छोटा सा भी इंसिडेंट है उसको मैग्नीफाई करके, जो इवन लॉगरिदम्स हैं फेसबुक के या इनके सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, उसमें ये चीज़ें फिट हैं कि हमने इस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट, उसमें पैसा आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि उन्होंने फेक एक यूट्यूबर्स ने फेक एक आइडिया क्रिएट किया कि फलां दिन तो वो बाहर होंगे, रोज़ रात को सो के उठता था कि कल सुबह बाहर होंगे, तो हम सोचते क्या होगा सुबह को, अब वो जब बाहर नहीं आते तो दोबारा हो जाता था। तो ये चीज़ें हम भट्ट साहब को, मैं तो कम से कम 3-4 महीने से ये रोज़ ही जैसे होता है ना कि असेंबलियाँ तोड़ के एक आदमी सोता था और सुबह उठता था तो फिर असेंबलियाँ कायम ही होती थी। जी। ये भी एक दौर हमने देखा। जी। तो रोज हुकूमत तोड़ के सोते थे, अगले दिन हुकूमत वहीं पे खड़ी होती थी। तो ये हमारा जो इशू है इस वक्त, वो सबसे बड़ा यूट्यूब है जिसको अगर नहीं रोका गया तो ये हर शोबे में, अभी तो देखा हमें सिर्फ एक जमात के हवाले से क्राइसिस नजर आ रहा है जो वर्ल्ड वाइड में बन गया हुआ है। देखें इस वक्त जो इवन बैरून पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक कैंपेन है वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। और इवन एक इंडिया ने लेटर लिखा है अपने उधर मुख्तलिफ मुल्कों को कि आप जो यहाँ पे हमारे खिलाफ जाली किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करें। और जब उनके एम्बेसी के बाहर लोग जमा हुए तो उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को साबिक को लेटर लिखा कि ये क्या हो रहा है। तो हमें जहाँ से रेजोल्यूशन लाना है असम्बली के अंदर, वह हमने जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, उनको भी लेटर लिखने हैं कि भाई साहब आप कंट्रोल करें, क्योंकि हम
आपके खिलाफ नहीं होने दे रहे। देखें, हमने रेड जोन कब बनाया? जब तालिबान एक टेररिज्म की तरफ आए और हमने देखा कि टेररिज्म बढ़ सकता है, तो हमने रेड जोन बना दिया, अगरचे किसी एम्बेसी पे कोई अटैक नहीं हुआ। 20 सेकंड्स रह गए हैं, आप बात कंप्लीट कर तो लें। बिल्कुल जी, ये इसमें जो कायदीन है उनका मेजर पोर्शन जो वो रिस्पॉन्सिबल है, और हमें यूट्यूब को पूरी पावर से कंट्रोल करना चाहिए। सलमान गनी साहब, आपको बात करना मैं चाहिए। सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन है, ये इंटरनेशनल फोर्सेस इसके पीछे हैं। इन्होंने कहा कि दीगर मुल्कों को लेटर, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के के लिए एक मुद्दत से पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो सरगर्म हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्तेहकाम के साथ खड़ा है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।